So we'll start with JEE PYQ of JEE or AIEEE, whichever exam it was of current electricity. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के हैं, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के हैं. तो पहला क्वेश्चन ये इट जस्ट इज टू चेक कि आपको रियलिटी में कितना समझ में आया. एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप कैन बी यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ. इन चारों में से कौन सा सेटअप ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन. तो बताओ बताओ बताओ, है ना. यहाँ पे आ जाती है बेसिक की बात. करंट कभी भी करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगाते हो एमीटर, वो हमेशा सीरीज में होना चाहिए. और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में ही लगता है. तो एमीटर शुड ऑलवेज बी इन सीरीज एंड वोल्टमीटर शुड ऑलवेज बी इन पैरेलल. तो इफ यू सी ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर इन पैरेलल, सीरीज, अगेन सीरीज. तो एक काम करना, ऑप्शन नंबर ए देखो, एमीटर इज इन सीरीज, वोल्टमीटर इज इन पैरेलल. तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, डन. Question number 2. If the ratio of concentration of electron to that of holes in a semiconductor is 7/5 and ratio of current is 7/4. तो एक सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रेशियो और होल का रेशियो इट इज 7/5 and the ratio of current is 7/4. Ratio of current मतलब current due to electron and current due to hole. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सबसे पहले आपको ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सेमीकंडक्टर हमने बेसिक्स तो देखा ही था, तो याद है क्या. सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, राइट. जिस एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वो होता है गुड कंडक्टर्स, बेसिकली मेटल्स. जिसमें 5, 6, 7 हो वो होते हैं बैड कंडक्टर्स मतलब इंसुलेटर्स. जिसमें होता है 8 वो होता है इनर्ट. जिसमें होता है 4 वो कभी कंडक्ट करता है कभी कंडक्ट नहीं करता है. कभी कंडक्ट करता है मतलब हायर टेम्परेचर पे कंडक्ट करता है, और कभी नहीं कंडक्ट करता है मतलब लोअर टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करता है. उसको बोलते हो सेमीकंडक्टर. अब सेमीकंडक्टर अगर आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी तो डिटेल देखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल का सेमीकंडक्टर मैंने ऑलरेडी बताया था 11th में. सेमीकंडक्टर्स को आप इमेजिन करते हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड्स. तो पहले ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबका जो एनर्जी का एक सेट बनेगा उसको बोलते हो फर्स्ट बैंड. सेकेंड ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो एनर्जी का एक सेट बनता है उसको बोलते हैं सेकेंड बैंड. लास्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. मैं सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ. मटेरियल में बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं. हर एक एटम में लास्ट शेल में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है. तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. तो द सेट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म बाय द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, बराबर. और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है कंडक्शन के लिए, तो जब ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो सेट ऑफ ऑल द एनर्जीज possessed by कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड. तो हमको अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का समझना है तो हम 2 ही बैंड्स पे फोकस करते हैं. एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको तुम बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है. मतलब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अवेलेबल फॉर कंडक्शन. अब जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड गोज इनटू कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कंडक्शन बैंड. कहाँ गया, कंडक्शन बैंड. तो ये जो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन गया तो हम ऐसा इमेजिन करते वहाँ पे होल बन गया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो होल पॉजिटिव है, बराबर. यहाँ तक क्लियर. प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जितने होल्स होंगे वैलेंस बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में. लेकिन वो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए होता है. फिर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, राइट. इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग. द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ बेस क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डोपिंग.
तो डोपिंग मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम हो, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Ne अपॉन होल्स मतलब Np, कितना रेशियो है ये 7/5। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स, होल्स को हम लोग P बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो H बोलना तो H बोल दो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों चार्जेस की वजह से आपको मिलता है करंट। तो जो करंट मिला है, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से जो करंट मिला है, इसका रेशियो कितना है 7/4। कितना है 7/4। गुड। आपको पूछा क्या, आपको पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डू यू रिमेंबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, INEA, where I is current, ऐसे था ना, N is number density, E is charge और A is area of cross section। दिस इज व्हाट यू हैड, यही था नहीं? ओके अच्छा याद है, गुड। अभी अभी भी नहीं, अभी भी नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, ये करेक्ट इक्वेशन है। करंट डिपेंड्स ऑन नंबर डेंसिटी, जितना ज्यादा नंबर होगा चार्जेस का उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा चार्ज होगा ऑन ईच चार्ज मोर इज द करंट, जितना ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगा मोर इज द करंट, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा मोर इज द करंट। सही है, दिस इज करेक्ट। I इक्वल्स टू NEAVD, इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला ही क्वेश्चन देखो, आपके बुक में लिखते हो ना आप, देखो पहला दूसरा क्वेश्चन देखो क्या फॉर्मूला लिखा है हमने, चेक करो। ये इसी चैप्टर में जब हमने जेई नीट के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, I इक्वल्स टू NEAVD लिखा है क्या ऐसा? हाँ तो करेक्ट है। तो अब यहां ध्यान दो, कौन किसका रेशो पूछा है आपको, ड्रिफ्ट स्पीड का, और इंफॉर्मेशन किसका है, I और N का। तो I अपॉन NEA इक्वल्स टू VD। E और A कांस्टेंट है, E और A कांस्टेंट क्योंकि मैंने अभी बताया जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होल पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू I/N। तो फिर ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो मतलब V1/V2 इक्वल्स टू I1/I2 और यह आएगा N2/N1। बट तो I1/I2 तुम्हारे पास है, कितना है I1/I2, व्हाट इज I1/I2 7/4। ये I1/I2 है ना, I1/I2 है, और ये क्या है N1/N2 है, हो गया। तो कितना है 7/4 और व्हाट इज N2/N1 5/7, तो कितना हो गया 5:4। तो 5:4 ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको ड्रिफ्ट स्पीड जब बताया था तब आपको ये भी बोला था कि ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू 10⁻³ में ही आती है, बराबर, और रैंडम होता है 10⁻+4 में, करेक्ट। तो वैल्यू इज करेक्ट हियर। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n कितना है 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू, रेजिस्टिविटी पूछा है आपको। तो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन रीड करते वक्त जो जो पैरामीटर दिए ना उसकी वैल्यू नहीं भी याद रही तो कम से कम क्या क्या दिया है, वोल्टेज V, उसके बाद लेंथ L, उसके बाद स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड, उसके बाद N। तो आपके पास वोल्टेज है, आपके पास लेंथ है, ड्रिफ्ट स्पीड है, और क्या है N, और क्या पूछा है रेजिस्टिविटी। डू यू रिमेंबर V इक्वल्स टू IR, है ना, करेक्ट, V इक्वल्स टू IR। क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है तुमको, रेजिस्टिविटी। हाउ डू फाइंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी इज व्हाट, RA/L, बराबर, क्लियर यहाँ तक।
तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बता तो दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। डू यू नो करंट? वैल्यू दिया है करंट का? नहीं दिया ना। तो फिर पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा? व्हाट इज करंट? एन ई ए वी डी। तो करंट की जगह पे क्या लिखेंगे? एन ई ए वी डी, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 to 3। सो substitute equation number 2 and 3 in equation number 1. You have v equals to I is n e a v d और r is rho l by a पता नहीं था इसलिए a कैंसिल हो गया, अच्छा है। बाकी सब पता है, यस सब कुछ पता है बाकी का। v is 5 volt, n is how much? 8 into 10 raised to 28। what is charge on electron? 1.6 into 10 raised to minus 19। How much is the drift speed given to you? 2.5 into how much? 10 raised to minus 4। ठीक है, रो तो फाइंड करना है और लेंथ कितना है? 0.1। 0.1 इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा। ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 4 जा। गुड। अब ऐसा है, लुक 10 raised to 28, उसमें से 10 raised to minus 4 कितना हो गया? minus 24 है ना, प्लस 24। 28 और 4 गए तो 10 raised to 24 और 10 raised to minus 1 है, पॉइंट होगा 10 raised to minus 1। 10 raised to 23 में से कितने गए? 19, तो कितना बचा? 4। ओके, तो 4 बचा, तो 1 equal to 4 into 1.6 into 10 raised to कितना बचा? 4 है ना, हाँ प्लस 4। वेरी गुड, तो प्लस 4 आया है ना। और क्या रह गया? जो फाइंड करना था, वो क्या फाइंड करना था? रो। गुड। व्हाट इज 1.6 into 4? 6.4। 6.4 यहाँ आएगा, तो यू हैव रो इक्वल्स टू 1 upon 6.4 into 10 raised to 4। गुड, तो हो गया ना, हो गया, आ गया आंसर, आ गया, यस आ गया। तो फर्स्ट मिस्टेक दैट यू डू इज इसको मल्टीप्लाई करके गलती कर दी, नहीं करना चाहिए। यू शुड राइट डाउन हियर 4 इंटू कितना था? 6.4, 1.6। 1.6 को मेरे को 16 लिखना है, इंटू 10 raised to कितना? -1, तो 4 में से 1 गए तो कितना हो गया? अब मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, तो तुमको वैसा रखना तो वैसा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव एनी इश्यूज हियर। लेकिन व्हाई आई एम नॉट कीपिंग इट लाइक दिस? क्योंकि मुझे 1/16 याद है, तो ठीक है। 1/4 0.25, 0.25, 1/16 1/16 0.0625, 0.0625 ओके, इंटू 10 raised to -3 बराबर, -3 बराबर है, करेक्ट है। हाउ मच इज दिस? दैट इज वाई कैलकुलेशंस सही है, ये सब कुछ सही है। मैं जानबूझ के कुछ चीजें यहाँ करता रहता हूँ सो दैट टू चेक कैलकुलेशन तुम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना था, 10 raised to 3 को ऊपर ले गए, -3 हो गया, ठीक है। 1/16 इज 0.0625, ये भी ठीक है। एक काम करो, ये 2 डेसिमल और एक 6, ये डेसिमल हटा दो, इधर पॉइंट लगा दो, तो 10 raised to -3 हो जाएगा, और हो जाएगा ना, और डिवाइड बाय 4 रख दो, अभी बताया था। 1 जाइन 1.6 जा, तो कितना हो गया? 1.6 into 10 raised to -6, 1.6 into 10 raised to -6, ऑप्शन सी। तो ऐसा करोगे ना तो -1 हो जाएगा आपका। सब कुछ सही है, कैलकुलेशन में यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग अ लॉट, थोड़ा सा फास्ट तो बनना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा? इधर 0.0625 था, आपने डेसिमल 2 से शिफ्ट किया, कितने से शिफ्ट किया?
2 से, और ये 10⁻³ तो ऊपर हो ही आ ही गया वो, तुमने डेसिमल 2 से शिफ्ट किया तो -2 लिखना चाहिए था। ओके, तो ये छोटे छोटे गलती जो है ना वो बहुत आपके मार्क्स नेगेटिव कर देगा। तो आंसर ना 10⁻5 आएगा, तो 1 एंड 1.6, तो 10⁻5 आएगा। ओके, तो बी केयरफुल विथ कैलकुलेशंस। चलो अगला क्वेश्चन। Next question. If a wire is stretched to make it 0.1% longer, its resistance will increase by 0.05%, increase by 0.2%, decrease by 0.2 and decrease by 0.05। पहली बात तो लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। नंबर 2 मैंने आपको बताया था, लेंथ बढ़ाना मतलब L2 इक्वल्स टू L1 प्लस कितने परसेंट से बढ़ा, 0.1%। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ठीक है, L2 इक्वल्स टू L1 प्लस दिस इज 10⁻1, और परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100, ऐसे करते हैं ना, डिवाइड बाय 100। तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻2, 10⁻2 और 10⁻1 मतलब 10⁻3, 10⁻3 मतलब क्या होता है, 0.001। तो ये आ गया आपके पास L2 माइनस L1 अपॉन L1, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल्स टू कितना, 0.001। करेक्ट। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, डू यू रिमेंबर मैंने कल आपको फॉर्मूला बना के दिया था, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L²। कब, जब लेंथ में चेंज बताया है, एरिया या डायमीटर में नहीं। जिनको अभी भी नहीं याद है मैं और एक बार बता देता हूँ, नॉर्मली ऐसा होता है ना, फिर अगर लेंथ में चेंज हो तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लेंथ करते हो, नीचे बन गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि जब मैं एरिया का लेंथ, वायर का जब लेंथ बढ़ा रहा हूँ, मैं वायर का लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो एरिया डेफिनेटली कम होगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर R इज प्रोपोर्शनल टू L² आया तो इस डेल्टा R बाय R इंटू 100 क्या हो गई, 2 delta L by L into 100। Very good. You know what is delta L by L? This is delta L by L। यही delta L by L है, करेक्ट। कितना delta L by L, 0.001, तो 2 इंटू 0.001 इंटू 100, तो 10⁻³ और 10⁻+3 कितना हो गया, -1, 2 इंटू 0.2, तो 0.2% से इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, दिस इज डायरेक्टली सॉल्वेबल। कैसे, कैसे, परसेंटेज चेंज इन लेंथ डायरेक्टली दिया हुआ था आपको, 0.1% लॉन्गर करना मतलब 0.1% इज अ चेंज इन द लेंथ, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L², मतलब डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज 2 डेल्टा L बाय L इंटू 100, तो डेल्टा L बाय L इंटू 100 ही 0.1 है, तो 2 इंटू 0.1 इज 0.2, तो ये सब करना ही नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a material B has twice the specific resistance of A। एक B मटेरियल है, मटेरियल B, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ A है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। A circular wire made up of B has twice the diameter of A। तो हमने B मटेरियल से एक वायर बनाया, उसका डायमीटर ये 2 टाइम्स ऑफ वायर मेड अप ऑफ A है, तो डायमीटर dB is 2 times of dA, ऐसा बोला है। Then for the two wires to have same resistance, resistance same होने के लिए the ratio of length of B to that of length of A
मस्ट बी, तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ लेंथ, ऐसा पूछा है। तो रेजिस्टेंस सेम है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रो एल बाय ए, ऐसे होता है ना, रो एल बाय ए। तो रो बी, सॉरी रो ए एल ए बाय एरिया ऑफ ए। रो बी is 2 times of rho a, 2 times of rho a. Length, what is area in terms of diameter? Pi r square, मतलब pi diameter square by 4, pi r square, r is diameter by 2, तो square करोगे तो diameter square by 4 equals to rho a length a pi b a square by 4। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दैट, ऐसा आ गया। गुड। देन 2 times of length of b, what is diameter of b in terms of a? 2 da, तो 2 da इसका स्क्वायर, 2 da का स्क्वायर इज 4 da स्क्वायर इक्वल्स टू la बाय da स्क्वायर। तो da स्क्वायर हो गया कैंसल, ये आ गया 1 सा, ये आ गया 2 सा। आपको क्या पूछा है? la बाय एल बी, नहीं एल बी बाय एल ए, तो एल बी बाय एल ए दैट इज 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the length of a given cylindrical wire is increased by 100%। 100% लेंथ करना मतलब डबल लेंथ कर देना, 100% बढ़ाना मतलब डबल करना। पहले L1 था तो अभी 2 times of L1 हो गया। Due to consequent decrease in diameter, the change in the resistance of wire will be कितना? 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 अगर लेंथ हमने 100% से बढ़ाया तो ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे पहले वो बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग? फॉर्मूला R is proportional to L square, ठीक है। यू नो परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दिस, बराबर। इसका मतलब पता है आपको, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ओके। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज R2 बाई R1 माइनस 1 इंटू 100। गुड। व्हाट इज R2 बाई R1? R2 बाई R1 इज L2 बाई L1, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 100, राइट। व्हाट इज L2 बाई L1? L2 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ L1, क्यों 2 टाइम्स ऑफ L1? कितना परसेंट इंक्रीज है? 100%। तो L2 बाई L1 इज इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर डेल्टा R बाई R इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, मतलब 300% इज द इंक्रीज, है ना। 300% का चेंज आ गया, 300%। अब आप बोलोगे कि हाँ अब तक तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो व्हाई डिड यू नॉट डायरेक्टली यूज R is proportional to L square, तो डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा L बाय L इंटू 100। ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया इसको? Why did you not use this? Why did you not use this one? ऐसा क्यों सॉल्व किया, ये क्यों नहीं किया है? उनको डायमीटर यूज कहाँ किया मैंने? क्यों नहीं किया ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया?
तो सोचो आज कि ये क्यों नहीं यूज किया, ऐसा ही क्यों किया। अब तक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे थे, अभी वो है हमने नया मेथड लगा दिया। तो अब इसको सोच के आना और बताना कि क्यों। आंसर तो 300 ही आएगा, इससे भी 300 ही आएगा आंसर, पर सोचना तुमको है कि वाई डिड वी नॉट यूज दैट वन एंड इंस्टेड वी आर यूजिंग दिस वन। तो ये हो या ना आपका। बाकी है। क्विक 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 क्विक। चलो क्विक 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 क्विक। But good, good question and a joke. Consider a thin square sheet of side L. यहाँ ध्यान दो, ये एक thin square sheet है जिसका साइड L है। साइड क्या है? L है। अगर ये L है तो ये भी क्या है? L है, क्योंकि स्क्वायर शीट है। वेरी गुड। थिकनेस T, इसका थिकनेस है T, made up of a material of resistivity rho. The resistance between two opposite faces shown by the shaded areas. ये जो दो शेडेड एरिया है, इन दोनों फेसेस में हाउ मच इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन दोनों में क्या है? इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, इंडिपेंडेंट ऑफ एल, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो पहले क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट आर दे आस्किंग यू? हमारे पास एक थिन स्क्वायर शीट है, लेंथ एल है, थिकनेस टी है, रेजिस्टिविटी रो है। ये जो दो शेडेड रीजन है, उन दोनों एंड्स में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस। बताओ क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एनी अदर आंसर्स? व्हाई? Why it is directly proportional to length? Because resistance is proportional to length, है ना। रुको रुको रुको। रेजिस्टेंस अगर आपको फ्रंट फेस और बैक फेस में निकालना है, रेजिस्टेंस अगर आपको दो एंड्स में निकालना होता है, एंड्स, ये एक एंड है और दूसरा एंड है, गुड। तो रेजिस्टेंस आप ऐसा लिखते हो, यू राइट इट लाइक रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। करेक्ट? बराबर। किसका लेंथ? किसका लेंथ? What is this length? This is the distance between the two terminals between which you are calculating resistance. You are calculating resistance between this shaded area and this shaded area. So what is the distance between these two areas? L. ये वो L होता है और ये A कौन होता है? ये A कौन होता है? एरिया मुझे पता है। एरिया किसका एरिया? ये शेडेड रीजन का एरिया, ऊपर का नहीं। किसका? शेडेड रीजन का। किसका? शेडेड रीजन का। ये तो पता होना चाहिए ना, यही नहीं पता तो कैसे चलेगा। तो याद रखना, ये लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बिटवीन विच यू आर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस, एंड एरिया इज द एरिया ऑफ द फेस, क्रॉस सेक्शन होता है ये। बराबर। अगर मैंने सिलेंड्रिकल वायर दिया होता, इसका मैंने बोला था L है और ये बोला था A है, तो क्या बोलते हैं? R इक्वल्स टू रो L बाय A। L क्या लिया तुमने? लेंथ, क्योंकि तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट में निकाल रहे हो रेजिस्टेंस। A क्या लेते तुम? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या है इधर? पाई आर स्क्वायर। वहां पे शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा? शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा?
आई एम गेटिंग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, यू नो। मेरे को तुम रेक्टेंगल का एरिया नहीं बता रहे हो। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? लेंथ इनटू थिकनेस। तो लेंथ क्या हो गया? तो मेरे को बताओ, रेजिस्टेंस ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, it is not directly proportional to t, it is inversely proportional to t, it is not independent of t, it depends on t but inversely depends on t, so it is independent of l। अभी एक ध्यान दो, दिमाग में एक बार फिट कर लो। तुम जब रेजिस्टेंस की बात करते हो, रेजिस्टेंस होता है दो एंड के बीच में, तो ये दो एंड जिसके बीच में तुम रेजिस्टेंस निकालते हो, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो r is proportional to l and area is the area of cross section। तो जिस एंड में तुम रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसका जो शेप है उसका एरिया। यहाँ पे तुम दो शेडेड रीजन में रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, एक था फ्रंट फेस एक था बैक फेस, तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक इज द लेंथ, और ये स्क्वायर है तो ये एल है, तो ये भी क्या है? एल है। तो डिस्टेंस कितना हो गया फ्रंट और बैक में? एल। एरिया किसका? फ्रंट फेस का या फिर बैक फेस का? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? लेंथ इनटू थिकनेस। तो लेंथ कैंसिल हो गया कि नहीं? है ना? पक्का हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। ऑप्शन सी। किस चीज का डर है तुमको? माइनस हो रहा है कि इधर? इधर नहीं होगा माइनस, वो एग्जाम में होगा। तो इधर तुम मेरे को आंसर दो, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड, डन, पक्का। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो लिखना बंद करो। लिखना तो तुम क्या ऑनलाइन में लिख ही सकते हो, इसको पीडीएफ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, फिर लिखने की घाई क्यों करते हो? चलो यहाँ पे सबका ध्यान चाहिए अब। I'll ask anyone, specifically those who are continuously writing down something. In an aluminium bar of square cross section, a square hole is drilled। तो एक एल्यूमिनियम बार था जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर था, उसमें तुमने एक होल ड्रिल कर दिया, लेकिन होल का शेप क्या है? स्क्वायर। एंड इज फिल्ड विथ आयन। तो जो तुमने होल ड्रिल किया उसमें क्या भर दिया? आयन। क्या भर दिया? अंदर आयन बाहर कौन? अंदर आयन बाहर कौन? अंदर आयन बाहर कौन? तो ये जो है ये हो गया पैरेलल। क्या हो गया ये? पैरेलल। क्या हो गया ये? पैरेलल। अब ध्यान रखना, the electrical resistivity of aluminium and iron are 2.7 into 10 raised to minus 8 ohm and 1 into 10 raised to minus 7 ohm respectively। The electrical resistance between two faces P and Q of the composite bar is, तो ये P फेस फ्रंट फेस है और वहाँ पे Q फेस है, तो P प्रिंट नहीं हुआ तो बता देता हूँ मैं। आपको पूछा है P और Q, इन दोनों फेसेस में व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो ऐसा है, दिस इज व्हाट यू हैव, ये है आपका P और वो है Q। बाहर एल्यूमिनियम है और अंदर कौन है? आयन है। अंदर कौन है? आयन है। एक के ऊपर दूसरा मटेरियल हो तो पैरेलल होता है, एक के साइड में दूसरा हो तो सीरीज होता है। तो ये पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है P एंड Q में, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, P एंड Q में। यू नो व्हाट इज द पैरेलल का इक्विवेलेंट? R1 into R2 upon R1 plus R2, where I am calling 1 as aluminium or 2 is for which ion? Correct? What is resistance formula? Resistivity ρ1 L1 upon A1, ρ2 L2 upon A2, upon दोनों का एडिशन, अपॉन आएगा दोनों का एडिशन। गुड। अब मुझे बताओ, अंदर आयन था बाहर एल्यूमिनियम था, दोनों में क्या सेम है? सिर्फ लेंथ। क्या सेम है? सिर्फ लेंथ। तो यू विल हैव ρ1 बाय A1 प्लस ρ2 बाय A2, दोनों का लेंथ सेम था तो बाहर निकाल दिया, अपॉन मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, L इंटू एल स्क्वायर, और नीचे यही आएगा विद अ प्लस साइन और L आएगा कॉमन। गुड। तो एक L और एक L हो गया कैंसल।
गुड, वेरी गुड। आप मेरे को ये डायग्राम देख के बता दो। एरिया ए वन ए वन मतलब एल्यूमिनियम का एरिया। साइड कितना है एल्यूमिनियम का? 7 mm। तो एरिया कितना होगा? 7 × 7, 49 mm², 49 mm²। वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A1 is 7 mm × 7 mm, दैट इज 49 mm²। ओके, 49 mm², 49 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि मिलीमीटर 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर 10⁻⁻6। A2 will be the area of iron, 2 mm by 2 mm, तो 2 mm by 2 mm मतलब कितना? 4 mm², मतलब 4 × 10⁻⁻⁶, ऑफ कोर्स मीटर²। गुड। और कुछ चाहिए? सफिशिएंट है, डन। व्हाट इज लेंथ? व्हाट इज लेंथ? 50, क्योंकि P और Q में तुम निकाल रहे हो रेजिस्टेंस, तो लेंथ क्या लोगे? 50। तो लेंथ इज 50 mm, मतलब 15 × 10⁻³ मीटर। ओके। अब ये फॉर्मूला जो बना आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आपको पूछा क्या था? क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है, वेरी गुड। तो आर इक्विवेलेंट, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? ρ1/A1। व्हाट इज ρ1? हाउ मच इज ρ1? 2.7, 2.7 into 10⁻⁻8, and ρ2 is 10⁻⁻7। A1 into A2, what is A1? 49 into 10⁻⁻6 into 4 into 10⁻⁻6 हो गया। अपॉन, अच्छा इनटू लेंथ बचा है वो 50 mm है, तो 50 into 10⁻⁻³ हो गया। और नीचे ρ1/A1, तो 2.7 into 10⁻⁻8 अपॉन 49 into 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7 अपॉन 4 into 10⁻⁻6 हो गया ये। पक्का पक्का, गुड। नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल, कुछ भी नहीं है, ये सब कैलकुलेशन करना है, हो गया। 10⁻⁵ -3 -10, -10 ऊपर -8, मतलब -18, ऊपर कितना है? -18, उसमें से एक जीरो निकाल दो, -17, नीचे -12 है, तो 10⁻⁵ बच गया। कितना बच गया? कितना बच गया? 10⁻⁵। वापस बता देता हूँ। 8, 7, 15, 15 और ये 3 18, लेकिन माइनस के साथ, और एक प्लस है तो -17, नीचे -12 है, 17 और 12, 10⁻⁵ हो गया क्या? यस। क्या बचा? क्या बचा? 2.7 इंटू हाउ मच? 5 अपॉन हाउ मच? 49 इंटू 4। ओके, इसको मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा। also look keep on looking at this micro 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 micro, मतलब मुझे यहाँ पे 10⁻⁻6 आना पड़ेगा, वो लेके आएंगे हम लोग। अब फिलहाल तो ध्यान दो, दैट वी विल एडजस्ट, वो कर लेंगे एडजस्टमेंट। अब डिनोमीटर में क्या है वो देखो। डिनोमीटर में क्या है? लुक, यहाँ ध्यान देना। 10⁻⁻8 और -6 -2। या तो एक काम ये भी कर सकते थे, इसको भी कॉमन निकाल सकते थे, डायरेक्टली डिनोमीटर से कॉमन निकाल लो, वो भी चलता है, इट्स ओके। इफ यू वांट टू डू दैट, दैट इज आल्सो फाइन, बट आई वुड प्रीफर 10⁻⁸ और -2, -6, मतलब कितना? -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना? -2, यहाँ पे कितना? -1। तो -2 और -1 क्या कॉमन निकाल लिया? -1। यहाँ पे कितना था? -2, क्या कॉमन निकाल लिया? -1, तो कितना बचा? 2.7 इंटू 10⁻⁻1, इसको ऐसे लिखो क्या? 0.27 अपॉन कितना है? 49। कितना है? 49। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 1/4, है ना? पक्का? श्योर? गुड। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस, तुमको कैलकुलेशंस में अटकाने की कोशिश है, ठीक है, हम फंसेंगे नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। और ट्रिक भी बताता हूँ, पहले ये तो समझ लो। बताओ क्या करोगे इसके बाद?
कैलकुलेशंस 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 अगर करेक्ट होगा तो ही कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बराबर नहीं आ रहा है ना। पहली बात तो ये करके भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, ये पहले पूरा आयन था, तो पूरा एरिया किसने ऑक्यूपाई किया था? आयन नहीं, एल्यूमिनियम। पूरा पहले कौन था? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एरिया इनिशियल कितना था? कितना था इनिशियल? 49 mm²। फिर तुमने एक होल ड्रिल कर दिया, होल ड्रिल कर दिया। वो होल का डायमेंशन कितना है? 2 mm by 2 mm, मतलब कितना? राइट। तो अब एल्यूमिनियम कहाँ पे है, कितने रीजन में है? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया माइनस। वेरी गुड। तो यहाँ पे पता है एल्यूमिनियम ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है ना, वो जब तुम लिख रहे हो तो इट हैज टू बी 49 - 4, 7 mm इंटू 7 mm माइनस 2 mm इंटू 2 mm, क्योंकि ये 2 mm by 2 mm का होल ड्रिल किया है उसमें। अब उसमें एल्यूमिनियम नहीं है, उसमें आयन है। मतलब बेसिकली 49 में से 4 गए, मतलब 45 mm², मतलब 45 × 10⁻⁶ मीटर। दिस इज वेयर यू विल गो रॉन्ग। अगर तुमने कैलकुलेशंस कर भी लिए होते तो आंसर मैच नहीं होने वाला था। तो यू हैव टू पे अटेंशन। चलो ठीक है, तो जहां जहां चेंजेस करने हैं वहां कर लेते हैं। कहाँ कहाँ तुमने लिखा एल्यूमिनियम? कहाँ लिखा? 49, यहाँ क्या बनाओगे? 45, 45। अब हो जाएगा फटाफट कैलकुलेशन। तो जब तुमको ऐसे नंबर्स आए ना जहाँ पे तुम कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे हो, तो ये इसलिए हो रहा था बिकॉज गड़बड़ थी। अब गड़बड़ को करेक्ट कर लिया। ये जो 2.7 है ना, मैं हटा देता हूँ। हटा दिया, वेरी गुड। इधर क्या लिखूँ फिर? -8, वेरी गुड। इसको भी हटा दिया, हटा दिया तो यहाँ क्या लिखूँ? वेरी गुड। 9 3 जा 9, 5 जा 3 जा 5 जा। अभी ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। 9 3 27 नहीं होता, 9 5 45 नहीं होता। दिस इज करेक्ट। अभी करेक्ट है, दिस इज राइट। दिस इज 100% राइट। 27/45, 9 6 27, 9 5 45, करेक्ट है। ओके। अब अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, वो भी बहुत इजी है, एक्सट्रीमली इजी है। ये 1 जा और ये 10 जा। अब 10⁻⁸ -8 कितना हो गया? -19, और 10 कितना हो गया? -18। नीचे कितना है? -12। तो कितना बचा? -6। और यही तो चाहिए था उसको माइक्रो बनाने के लिए। 10 के सारे पावर एडजस्ट हो गए, हो गया एडजस्ट, सब कुछ एडजस्ट हो गया। सिर्फ क्या बचा? 3 और 4। 3 न्यूमरेटर में, 4 डिनोमिनेटर में, 3 ऊपर 4 नीचे। अब यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम नहीं करना। -9 और -6, -3 याद रखना, -3। चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ गया तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। व्हाट इज 3/5? 3/5 0.6। ओके, 0.6। तुमको आंसर फ्रैक्शन में चाहिए क्या? नहीं ना, तो 0.6 लिखना है क्या? लिखना है 0.6? नहीं, तो 3/5 और
इसमें एक काम करता हूं मैं, प्लस ये कितना है 1/4, 10⁻³ -3, 10⁻³ और 10⁻⁻1। इसमें 10⁻⁻1 को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 10⁻⁻1 को कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा 10⁻²। अब बताओ मेरे को कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन में गाड़ी अटक गई आगे। दैट इज नॉट हाउ यू डू इट, सॉरी टू से, बट कैलकुलेशंस पे बहुत ज़्यादा काम करना है आप लोगों को। 0.6 और 1/4 होता है, कितना होता है 0.25, और बाहर कौन था 10⁻⁻1 था, ऐसे था ना? यस, हाँ कि ना? ओके, तो 3/4 ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 0.0 पॉइंट कितना, करेक्ट, पक्का, सर? ये कैलकुलेशंस यू विल बेसिकली गेट स्टक हियर। मैंने इसलिए बोला ऑप्शन देखो, ऑप्शन फ्रैक्शन में है क्या, नहीं तो फ्रैक्शनल वैल्यू से तुम डील कर क्यों रहे हो? आई जस्ट डोंट गेट दिस पॉइंट। कितना था 3/5, कितना था 1/4। मैंने बोला कि इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यू आर बेसिकली स्टक हियर। क्या करेंगे जल्दी बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा? नहीं तो क्या करेंगे? 3/500 plus 1/4 into 10⁻⁻1, 3/4, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 को मैं अभी माइक्रो लिखने वाला हूँ, माइक्रो ओहम। तो 10⁻⁻6 को मैं लिखूंगा नहीं, न्यूमरेटर को छोड़ दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। कितना है ये है 12, और ये कितना है 500, और डिवाइड बाय कितना है 500 इंटू क्या है 4, इंटू 4, ये और ये हो गया कैंसल। तो ये कितना आ गया, ये गया ऊपर, गया क्या ऊपर? हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज दैट 1500 अपॉन कितना है 512 माइक्रो, राइट, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? अभी 1500/512 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन वेट 64 दिख रहा था, 64, 64 देखा कि नहीं? है, तो यू नो 750, और हाउ मच इज द हाफ ऑफ दिस 256। आर वी क्लोज, समवेयर क्लोज? नो, अटक गए, नहीं, करेक्ट। तो अब बताओ क्या करेंगे? और डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, उसके बाद एक बार डिवाइड करेंगे। हाउ मच इज दिस 375, हाउ मच इज दिस 128, ओके, माइक्रोकुलम। है क्या आंसर? आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये किधर गया, ये कहाँ गायब कर दिया? तो ये जो है ना, ये इसको गायब मत करो, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, इधर भी जीरो बढ़ेगा। अब देखो 3600 का हाफ कितना होता है 1800, ऊपर का 150 का हाफ कितना होता है 75, 1875/64 माइक्रोकुलम। डन, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इट इज टू सिंपल। By increasing the temperature, the specific resistance of conductor and a semiconductor। आपको याद है मैंने आपको कल या परसों ही बताया था, दो टाइप के मेटल होते हैं, एनटीसी, पीटीसी। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कंडक्टर्स में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंडक्टर्स में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस 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 अगेन प्रॉब्लम विथ कॉन्सेप्ट। कंडक्टर में मेटालिक एटम्स होते हैं, एटम्स के अगर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए तो पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जब हम एक सेल कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन जा ही रहे थे, आयन्स वाइब्रेट हो रहे थे, कोलिजन्स, and this collision between electrons and ions is the reason for resistance। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आयन्स विल वाइब्रेट faster and with more amplitude which will in turn increase the number of collisions। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। इसको बोलते हैं PTC। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का कम होगा। बढ़ेगा कम होगा, कहाँ पे? सी। A strip of copper and another of germanium। By the way, सेम क्वेश्चन है ये और ये, सेम क्वेश्चन है, सेम। A strip of copper, copper is a conductor, यहाँ पे भी पहले कंडक्टर पढ़ा था। Another of germanium, semiconductor, germanium and silicon are semiconductor, are cooled। cooled मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। टेम्परेचर कम हो रहा है ना, ओके। तो रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर कम किया रेजिस्टेंस कम हो गया। कम हो गया तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। कूल्ड बोले ना, कूल्ड, टेम्परेचर कम मतलब रेजिस्टेंस कम, और जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दो। आपको ना चैप्टर नंबर आई थिंक 7 था 11 में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वहां पे हमने देखा था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओहम एट 50 डिग्री and 6 ohm at 100 degree। its resistance at 0 degree will be। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, resistance at any higher temperature T is equals to resistance at 0 degree 1 plus alpha। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? मुझे पता है, मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा है जानबूझ के, नहीं याद आ रहा ना? 1 plus alpha delta T होता है, where alpha is called as temperature coefficient of resistance, delta T is change in temperature, R0 is resistance at 0 degree, RT is resistance at higher temperature। अभी आपके पास ना हायर टेम्परेचर की दो वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस की भी दो वैल्यू है। हायर टेम्परेचर एक केस में कितना है? 50, रेजिस्टेंस कितना है? 5, राइट। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 5, राइट। और टेम्परेचर क्या है पहले केस का? बाय द वे थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ तो थोड़ा आसानी और हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है इसमें RT कौन है? रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर। R0 कौन है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। अल्फा कौन है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
नॉर्मली हम लोग इनिशियल टेम्परेचर को लेते ही 0 डिग्री है, क्या लेते हैं 0। तो यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको 0 ही लिया जाता है और फाइनल टेम्परेचर को T बोला जाता है। तो हो गया RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अभी आ गया कंप्लीट फॉर्मूला। ओके गुड। तो आपके पास दो फॉर्मूला बन जाएंगे, एक एट फर्स्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री, उसको R1 बोल रहा हूँ, R0 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T इन द फर्स्ट केस 50, तो 50T। R2 it will be R0 1 plus how much 100T, कितना 100T। अरे बराबर है, इट इज करेक्ट। अल्फा टी, हाँ वो अल्फा लिखना चाहिए 50 अल्फा 50 अल्फा अल्फा अल्फा। ओके इन दोनों क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल होगा, R0 क्या आया 1 प्लस 50 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 5 है ना, यस, एंड दैट ऑफ R2 इज 6। तो 1 प्लस 50 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो गया, ये 5 प्लस 500 अल्फा, 5 प्लस 500 अल्फा इक्वल्स टू 6 प्लस 300 बराबर ना अल्फा। 500 में से 300 गया तो कितना बचा 200, 6 में से 5 गया तो 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1/200 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज इन पर डिग्री सेल्सियस। हो गया। आपको क्या चाहिए था, क्या पूछा है, रेजिस्टेंस एट 0। अभी मैं ये दो इक्वेशन में से जो मन पड़े वो उठा लो, तुम्हारी जो इच्छा वो उठा लो। चलो R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 इक्वल्स टू R0 1 प्लस हाउ मच, कितना है 50 अल्फा। व्हाट इज R1 वैल्यू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1/200, ऐसे ही था ना, 1 एंड 4 का करेक्ट। तो 5 इक्वल्स टू R0 हाउ मच इज 1 प्लस 1/4, 5/4, 5 5 कैंसल, तो व्हाट इज R0 4, कितना 4 ओहम, 4 ओहम, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये अभी याद रखो, नहीं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। याद रहेगा, ये याद रहेगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर T, R0 1 प्लस अल्फा टी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। दो कंडक्टर है, दोनों का 0 डिग्री पे सेम रेजिस्टेंस है, मतलब R0 की वैल्यू सेम है दोनों कंडक्टर के लिए। अब तक तुमने जो फॉर्मूला लिखा था ना, ये एक सिंगल कंडक्टर का फॉर्मूला है। मेरे पास एक ही कंडक्टर है, 0 डिग्री पे उसका रेजिस्टेंस है R0, उसका अल्फा की वैल्यू, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है वो अल्फा है, उसका टेम्परेचर T से बढ़ा दिया तो हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना हो गया RT। तो ये सिंगल कंडक्टर का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको बोला है दो कंडक्टर्स, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 यूज करना पड़ेगा। देख लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा आया होगा, right? But their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient of their series and parallel combinations are nearly. तो अगर मैं इन दोनों कंडक्टर को सीरीज में लगाता हूँ तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट, और जब पैरेलल में लगाता हूँ तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं केस 1 सॉल्व करूंगा फॉर सीरीज, एंड यू मस्ट नो नाउ दैट फॉर सीरीज इट इज बेसिकली R1 plus R2, correct? What is R1 and R2? This R1 and R2 are the resistances at at higher temperature कि 0 डिग्री टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कि 0 डिग्री, 0 डिग्री पे सेम बोला है ना, ये हायर टेम्परेचर के बाद ऐसा बोला है कि 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस सेम है। तो दिस R1 and R2 are at higher temperature, मतलब R0 1 plus alpha 1T, where alpha 1 is the coefficient of first। दूसरे में क्या लिखोगे R0 1 plus alpha 2। अब आप बोलोगे T1 T2 क्यों नहीं लिखा, तो तुमने दो रजिस्टरों को किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, राइट? तो ऐसा आइडियली ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि दोनों रेजिस्टेंस सेम कंडीशंस में है, क्योंकि सीरीज में है, एक के बाजू में दूसरा।
तुम एक के बाजू में दूसरे बैठे हो तो तुम दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है कि नहीं? हाँ, तो उनके लिए भी सेम है, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। R0 कॉमन कॉमन हुआ कि नहीं? पक्का? यस। तो ये आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा 1t प्लस 1 प्लस अल्फा 2t। गुड, राइट। तो क्या आ गया? R0 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2t। सही है, हाँ कि ना? अब अगर आपको मैंने जो बोला कि ये फॉर्मूला याद रखो, अगर आपको ये याद होगा तो जाके आंसर आएगा। अगर मुझे अल्फा चाहिए सीरीज के लिए तो पहला टर्म क्या चाहिए? 1। हमारे पास क्या है? तो क्या करेंगे? 2 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल लिया, 1 आ गया। इधर 2 था क्या? नहीं था ना, नहीं था। तो तुमने फिर भी कॉमन निकाला, तो डिवाइड में क्या करेंगे? 2। डिवाइड में क्या करेंगे? 2। डिवाइड में क्या करेंगे? 2। अब कंपेयर कर लो, अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंपेयर कर लो। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द अल्फा फॉर सीरीज? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 हो गया। तो सीरीज के लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 आएगा, मतलब सी और डी तो नहीं आ सकता, बचा ए और बी। गुड, पक्का, राइट। तो अगली बार से याद रखना, जब ऐसा आए कि आपने दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया और आपको पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट अल्फा, तो एवरेज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। अब आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में इतना आसान नहीं है, पैरेलल में तुमको मैथमेटिक्स लगेगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन में एक स्पेशल केस होता है अप्रोक्सीमेशन का, वो लगेगा आपको। गुड। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हो तो क्या लिखते हो? 1 बाय आर आर पी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, बराबर। और बाय द वे, मैंने अभी सिर्फ RS लिख के छोड़ दिया, मैं इसको पूरा नहीं लिखा। मैं लिख सकता था, क्या लिख सकता था? मैं बोल सकता था R0 डैश 1 प्लस अल्फा एस टी, फिर बोलता कंपेयर करो। बात तो वही है, लिखा नहीं मैंने, लिखा नहीं। गुड। यहाँ पे भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ, फिलहाल तो ऐसा रखता हूँ। व्हाट इज R1? R0 1 प्लस अल्फा 1 टी, ये भी क्या आएगा? 1 अपॉन R0 1 प्लस अल्फा 2 टी। क्लियर? व्हाट विल यू टेक आउट कॉमन? R0 1 बाय R0 कॉमन आ गया। यू हैव 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 टी, बराबर। अब इसके आगे अटक जाते हैं, इसके आगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो मत करो, मत करो, ऐसा लिखो। अब इसके बाद क्या करो? ये आरपी है, दिस इज आरपी। तो थोड़ा सा कभी लिखने में गलती हो जाए तो समझ लेना, बिकॉज यू आर स्मार्ट और आई कीप ऑन मेकिंग सम ह्यूमन एरर्स। 1 प्लस अल्फा 1 टी डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेके गए तो क्या लिखेंगे? -1, वेरी गुड, प्लस 1 प्लस अल्फा 2 टी माइनस 1। डू यू रिमेंबर 1 प्लस बी बाई ए रेज टू एन अगर हो तो ये हो जाता है 1 प्लस एन बी बाई ए अंडर अ कंडीशन वेयर बी इज वेरी वेरी लेस देन ए, विच मीन्स बी बाई ए इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो जो इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होता है, बट कंडीशन इज दैट द सेकंड टर्म शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, बराबर। अब तुमने जो इक्वेशंस लिखे, तुमको पता है अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होती है, बहुत छोटी होती है, 10⁻³ -4 के रेंज में आता है वो। तो फिर ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यस और नो? यस। तो ये माइनस को सीधा यहाँ लिख सकता हूँ क्या? हाँ कि ना? एक तो हाँ बोल के ना बोल, यस नो यस, यस लिख सकता हूँ। गुड, ओके। 1 माइनस क्या लिखेंगे? अल्फा 1 टी प्लस 1 माइनस अल्फा 2 टी, ऐसा आ गया। गुड, आंसर गलत आने वाला है, चलो कोई बात नहीं।
1 by rp equals to 1 by r naught. What about this? How about this? 1 plus 1, 1 plus 1, 2, minus alpha 1 plus alpha 2 into t. गुड, सही है। मैं बहुत आंसर गलत आने वाला है, उसका रीजन है फॉर्मूला भूलना नहीं, इधर बीच में क्या आना चाहिए, कंपेयर करने के लिए बस आना चाहिए। हमारा क्या आ गया, माइनस। चलो फिर भी हम लोग करेंगे, फिर भी हम बहुत जुगाड़ू लोग होते हैं ना, जुगाड़ हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, क्या बचा 1, माइनस क्या आया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 2 था क्या तुमने कॉमन निकाला, था कि नहीं, नहीं ना, तो 2 इंटू टी बराबर। अब क्या जुगाड़ है, कुछ जुगाड़ नहीं है। तुम रेजिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो, ये तो 1 अपॉन है, तो क्या करेंगे, तो आर पी इक्वल्स टू क्या करेंगे, R0 बाई 2, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इंटू टी रेज 2, क्योंकि क्या किया -1, वापस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो ना, फिर इसको वापस इधर लेके आओ, क्योंकि इंडेक्स को तुम क्या करने वाले हो, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई। तो आर पी इक्वल्स टू R0 बाई 2, 1 माइनस 1 माइनस कितना हो गया प्लस, अभी आ गया, अब आ गया आपका आंसर इन द एक्सपेक्टेड फॉर्म। अब बताओ कितना है, व्हाट इज अल्फा पी, व्हाट इज अल्फा पी, अरे सिर्फ कंपेयर करके बता दो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, ऑप्शन नंबर ए। मतलब सीरीज में लगाया क्या और पैरेलल में लगाया क्या, एक ही बात है। दैट्स इट फॉर टुडे।